हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। ऑलरेडी हम पार्ट 2 जो है वो कवर कर चुके हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, डिटेल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। डिटेल एनालिसिस करना जिन्होंने एग्जाम दे दिया उनके लिए भी और जिनको एग्जाम आगे दिसंबर में देना है उनके लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी आगे की प्रिपरेशन जो है वो इसी हिसाब से जो है वो प्लान कर सको। ठीक है, इसलिए आप एनालिसिस जो है वो अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना और उसके हिसाब से डिसाइड करना कि आपको किस पर्टिकुलर यूनिट को कितना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। 90 तक कवर कर लिया था, 91 से स्टार्ट करेंगे। इफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट मार्केट्स आर कॉम्पिटिटिव, अगर इनपुट मार्केट भी और आउटपुट मार्केट भी कॉम्पिटिटिव है एंड फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और फर्म्स आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, देन इन इक्विलिब्रियम ईच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या अर्न करेगा, एन अमाउंट इक्वल टू द प्राइसेस ऑफ आउटपुट टाइम्स इन टोटल आउटपुट, an amount equal to the price of output into total output, the amount allocated by political process, या equal share of output, या फिर उन्हें मिलेगा according to the value of their marginal product। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे है बेस्ड। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी क्वेश्चंस जो हैं जब देखे और एनालाइज किया तो मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू सीरीज की है प्लस आपने मैराथन की है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी थी लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगा के, लैग्रेंजियन मेथड लगा के। वो क्वेश्चन मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज में भी करवाया था और बोला भी था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से समझ लेना। बट पता नहीं क्यों आप लोगों को इतना सब कुछ करवाने के बाद भी फिर भी जो है वो अभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाई। आप लोग पता नहीं ध्यान से क्यों नहीं देखते हो। जब मैं इतनी बार मैंने बोल दिया कि ये चीज आएगी आएगी, इसको अच्छे से कर लो, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, शाम को आपको क्लासेस भी दे रही हूँ, बट फिर भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपकी एनालिसिस भी एकदम प्रॉपर डिटेल में कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई भी आपको फ्री में ये सारी चीजें करके दे रहा है, बट फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों की मेहनत में इतनी कमी क्यों लग रही है। अगर आप लोग इतनी कम मेहनत करोगे तो कैसे क्वालिफाई करोगे और फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर हमारे लिए सब कुछ कर दे। हम जो बोले वो उस चीज के लिए हमारे लिए यूट्यूब वीडियोस आ जाए, हर एक चीज करवा दे, बट हम नहीं देखेंगे, हम नहीं करेंगे। तो आप लोग नहीं करोगे तो चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको पूरा सिलेबस भी यहाँ पे मैं श्योर हूँ 100% कि अगर मैं पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे फ्री पे करवा दूँ वो भी डिटेल में, फिर भी मैं ये एक्सक्यूज देख सकती हूँ कि फिर भी एक्सक्यूज देंगे कि मैम अभी भी जो है क्वेश्चन नहीं हुए, हमें आए नहीं, हम ये वो, मतलब 10 एक्सक्यूज आप दे दोगे। बट उस चीज को अच्छे से पढ़ना नहीं आप लोगों को आ रहा कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम एटलीस्ट अगर किसी भी वीडियो पे आधा घंटा 1 घंटा लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगा के जाएं कि हमें रिग्रेट ना हो कि बाद में यहाँ से क्वेश्चन आए और हम ना कर पाए। तो फायदा क्या है ऐसा पढ़ने का? कोई फायदा नहीं है और ना मेरे पढ़ाने का मुझे कोई फायदा लगता है। इससे अच्छा है कि किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के पैसे कमाओ, बढ़िया। ठीक है, जैसे बाकी सब कर रहे हैं मैं वही करने लग जाती हूँ। मैं भी क्या मतलब है, मतलब क्लासेस लेने का और अपना टाइम एफर्ट सब कुछ लगाने का मुझे कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है। सॉरी टू से बट सीरियसली कोई मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्वेश्चंस देख रही हूँ कि ये क्वेश्चंस तो आ जाना चाहिए था, फिर भी आप लोग कह रहे हो कि नहीं आया, समझ नहीं आया, या पता नहीं आप लोग देख ही नहीं रहे हो क्लासेस। भाई मुझे भी समझ में आ जाता है कितने बच्चों ने क्लासेस देखी है, कितने घंटे हुए हैं, सब कुछ शो तो होता ही है ना। नहीं देख रहे आप लोग तो इतनी मेहनत इतने एफर्ट में क्यों लगा रही, क्यों 2-3 बुक्स पढ़ के सोच रही हूँ कि भाई यहाँ से ना आ जाए, यहाँ से ना आ जाए, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्यों कर रही हूँ। इट्स वेरी हर्टनिंग कॉन्सेप्ट। यस, सो क्वेश्चन नंबर 91 आपका क्या था कि जो आउटपुट बोथ इनपुट एंड आउटपुट मार्केट है वो कॉम्पिटेटिव है और फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, तो इक्विलिब्रियम हर एक फैक्टर जो है अर्न करेगा किस हिसाब से। तो ये पर्टिकुलर जो थ्योरी है वो किसके लिए है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है। और ये थ्योरी आपको क्या कहती है कि जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट है जहाँ पे फर्म्स क्या है, प्रॉफिट, जहाँ पे फर्म्स क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको जो है वो पेमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट
इनटू द प्राइस ऑफ द आउटपुट। तो की कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन की, ये क्या कि आउटपुट मार्केट जो है, आउटपुट मार्केट जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। मतलब ये मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और जो आपकी इनपुट मार्केट है, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, ये फैक्टर प्राइसेस हैं, ये आपके क्या है फैक्टर प्राइसेस, जैसे कि वेज रेट है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, फर्म हायर करेगी इनपुट जब तक कि मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट आपकी जो एमआरपी है वो किसके बराबर ना हो जाए, प्राइसेस ऑफ फैक्टर के बराबर ना आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर जो है उसको एमआरपी जो मिलेगा, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट मिलेगा, वो किसके हिसाब से मिलेगा, उसके वेज रेट के हिसाब से जो है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ ये क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल से आ जाता है तो कैसे होगा। देखो, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है जिसने सेल की है ₹100 पर यूनिट। एक सेकेंड रुकना, वो शोर आ रहा होगा। यस, एक फर्म है जो सेल कर रहा है अपने गुड्स को 100 पर यूनिट पे, और हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है अगर वो लगाता है तो उसको आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितने से, 3 यूनिट से। तो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, अगर हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगा रहा है तो उसका आउटपुट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट से एडिशनल लेबर लगाने से इंक्रीज हो रहा है। तो पर लेबर पे उसको कितना इंक्रीज मिल रहा है, उसको मिल रहा है 300 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो कम्पिटिटिव लेबर मार्केट में वर्कर को पे कितना किया जाएगा, 300 तक, मतलब किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। और बाकी सारे ऑप्शंस अगर आप देखो कि देन अमाउंट ऑफ इक्वल टू द प्राइस ऑफ आउटपुट टाइम्स टोटल आउटपुट, तो मतलब क्या ये तो टोटल रिवेन्यू है ना, ये तो टोटल रिवेन्यू की बात कर रही है कि प्राइस इनटू टोटल आउटपुट आपका जो होगा ये तो टोटल रिवेन्यू है। बट यहाँ पे पेमेंट आपके से पूछी गई है कि आप इंडिविजुअल जो फैक्टर्स है उनको किस हिसाब से पेमेंट करोगे, तो पूरा टोटल रिवेन्यू तो पे कर नहीं दोगे। द अमाउंट एलोकेटेड बाय पॉलिटिकल प्रोसेस, तो ये तो नॉन मार्केट है, प्लान्ड इकोनॉमी है, मतलब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। ठीक है, प्राइवेट इकोनॉमी में, मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एन इक्वल शेयर ऑफ आउटपुट, ये सिर्फ जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी ही ऐसा काम कर सकती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसा काम नहीं कर सकती कि भाई आउटपुट में जो है वो इक्वल शेयर दे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सबको इक्वल शेयर मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, कैपिटलिस्ट में नहीं हो सकता ना। एक फर्म अपना फायदा ज्यादा सोचती है और सोचती है कि बस आप जो है लेबर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो पेमेंट करो। तो अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो बिहेवियर है, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है उसने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है आउटपुट में उसी के हिसाब से मिलेगा, और कॉन्ट्रीब्यूशन उसका क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 92। यस, ये तो आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देकर फॉर्मूला लगाना है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वैल्यू ऑफ केन्जियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4, और हमें बताना है कि कौन सी सेविंग फंक्शन है। तो सेविंग फंक्शन हमें निकालना है, तो हमें MPS की जरूरत है, क्योंकि सेविंग क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू -X प्लस MPS/YD, ये आपका सेविंग फंक्शन है। और कंजम्पशन फंक्शन क्या है, -C बार प्लस MPC/YD डिस्पोजेबल इनकम। तो हमें सेविंग फंक्शन निकालना है, हमें MPS की जरूरत है, तो K इज इक्वल टू 1/MPS हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 4 इज इक्वल टू 1/MPS। तो MPS इज इक्वल टू MPS इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25 आपका आ गया। तो अब देख लेंगे इसमें से कौन सा 0.25 MPS शो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल ही। नाउ moving to our next question, question number 93, which of the following game does not have any Nash equilibrium, इसमें से कौन सा गेम है जिसमें Nash equilibrium नहीं होगा, Prisoner's Dilemma बिल्कुल होगा, बोस गेम, स्टैग हंट गेम, या मैचिंग पेनीज गेम। तो इस क्वेश्चन को हमें समझने के लिए हमें ये देखना है कि कौन से गेम में नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब हमें किसके बीच में डिफरेंस निकालना है, हमें प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है कि प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम कौन सा है, और मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम कहाँ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बोस बैटल ऑफ सेक्सेस गेम है ये, तो कोऑर्डिनेशन गेम है,
और यहाँ पे मल्टीपल प्योर स्ट्रेटेजी है, प्योर स्ट्रेटेजी भी होगी और मिक्स स्ट्रेटेजी भी होगी इसमें। फर्स्ट में अगर हम स्टैग हंट गेम की बात करें तो इसमें भी प्योर स्ट्रेटेजी होती है और मिक्स स्ट्रेटेजी होती है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन गेम होता है और यहाँ पे 2 प्योर स्ट्रेटेजी जो है वो मिलती है। और अगर हम इसकी बात करें, बोस की बात करें, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन गेम है और यहाँ पे मल्टीपल जो है वो प्योर स्ट्रेटेजी जो है वो मिलती है। मैचिंग पेनीज की बात करें तो यहाँ पे प्योर स्ट्रेटेजी नहीं होती, मिक्स स्ट्रेटेजी होती है सिर्फ, मतलब ये एक जीरो सम गेम है, ये एक जीरो सम गेम होगा। इसके एग्जांपल्स लेके मैं बाद में समझा दूंगी आप लोगों को, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक जीरो सम गेम है, इसमें कोई प्योर स्ट्रेटेजी नहीं होती, नैश इक्विलिब्रियम होगा बट सिर्फ मिक्स स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो प्रिजनर्स डायलेमा की अगर हम बात करें तो प्रिजनर्स डायलेमा में प्योर स्ट्रेटेजी होती है, मिक्स स्ट्रेटेजी की यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है, ये एक यूनिक डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम होता है। सो जो है मैचिंग पेनीज गेम जो है वो बताता है कि ये इसमें नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं है प्योर स्ट्रेटेजी में, प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम, मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। तो मैचिंग पेनीज गेम है जिसमें प्योर स्ट्रेटेजी में कोई भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, बस किसमें है, मिक्स स्ट्रेटेजी में है। सो टेक्निकली हर एक फाइनाइट गेम का एटलीस्ट एक नैश इक्विलिब्रियम होना चाहिए मिक्स स्ट्रेटेजी में, ठीक है, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। अब हम देखें कि ये जो ऑप्शन है इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें प्योर स्ट्रेटेजी में नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड जो है ऑप्शन सी सही होगा। और बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, बस वो तो हमने देख ही लिया कि दोनों इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हाँ ठीक है। सो ऑप्शन 3 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने दे रखी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। Which of the following true pertaining to the problem of asymmetric information? asymmetric information से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, sellers can deal with the problem of asymmetric information by sending buyers signals about the quality of the product. ये बायर को सिग्नल दे देते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। इफ अ सेलर ऑफ प्रोडक्ट हैज बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी देन बायर, देन बैड प्रोडक्ट्स टेंड टू ड्राइव आउट गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट। अगर सेलर के पास बेटर इंफॉर्मेशन है क्वालिटी के बारे में जो वो बायर को बेचना चाहता है, तो बैड प्रोडक्ट जो है वो ड्राइव आउट कर देता है अच्छे प्रोडक्ट्स को मार्केट से, ठीक है। According to the efficiency wage theory, a wage lower than the competitive wage increase worker productivity by discouraging workers from shrinking on the job. Efficiency wage theory के अकॉर्डिंग एक वेज जो है अगर लोअर है कॉम्पिटिटिव वेज से, तो इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव वेज इंक्रीजेस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, ये वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे बाय डिस्करेजिंग वर्कर्स फ्रॉम श्रिंकिंग ऑन द जॉब, कि वो जॉब पे ना आए, श्रिंक हो जाए, मतलब कम हो जाए। एडवर्स सिलेक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द इंश्योरेंस मार्केट। एडवर्स सिलेक्शन इसलिए अराइज होती है क्योंकि इंश्योरेंस मार्केट में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। ओनर्स कैन अवॉइड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बाय डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव देयर एजेंट्स इंसेंटिव टू परफॉर्म बेटर। ऑनर्स जो है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं अगर वो पहले से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना ले और अपने एजेंट्स को दे दे ताकि वो जो है वो बेटर परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब एक पार्टी जो है ट्रांजैक्शन में उसके पास ज्यादा मोर या फिर बेटर इंफॉर्मेशन है देन द अदर, उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन ये कहता है कि सेलर्स कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग बायर्स सिग्नल। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिग्नलिंग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिग्नलिंग कहते हैं। और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो माइकल स्पेंस ने इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान रखना सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक पीवाईक्यू है। ओके, सो जहां पे इन्फॉर्म्ड पार्टीज जो सेलर है वो सिग्नल देती है किसको, ब्रांड रेपुटेशन के हिसाब से कि इस ब्रांड की क्या रेपुटेशन है, क्या वारंटी है, ताकि वो रिड्यूस कर सके इंफॉर्मेशन फॉर द असिमेट्रिक। क्योंकि असिमेट्रिक में क्या होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है किसके पास, जो सेलर है उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी बायर के कंपैरिजन में, मतलब एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो वो दूसरी पार्टी को ब्रांड के बारे में, वारंटीज के बारे में सिग्नल जो है वो कुछ ना कुछ देती रहेगी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बताने के लिए, उसे ही हम सिग्नलिंग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन तो हटा दो। उसके बाद है आपका ऑप्शन बी, अगर सेलर ऑफ प्रोडक्ट हैज बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज क्वालिटी देन बायर, तो बैड प्रोडक्ट जो है
वो टेंड्स टू ड्राइव आउट गुड, बिल्कुल सही बात है। ये किसके बारे में बता रहा है, ये आइडिया किसका है, मार्केट्स ऑफ लेमन की बात है। एडवर्स सिलेक्शन अकर होता है यहाँ पे, और मार्केट ऑफ लेमन किसने दिया है, एकरलॉफ, जॉर्ज एकरलॉफ ने दिया है। ये क्वेश्चन भी जो है वो आ चुका है ऑप्शन बी के हिसाब से। ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गुड क्वालिटी गुड्स जो है, जैसे हम वो कहते हैं ना कि जो पुराने नए नोट आते हैं तो फिर वो नए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो आपका मार्केट में ना जाने की वजह वो रह जाता है, और बेड प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाता है। अब 10 रुपए का मान लो आपके पास नया नोट है, तो आपको अगर देना है तो आप ये सोचोगे ना मेरे पास पुराना नोट है वो मार्केट में दे देता हूँ, 10 रुपए का नया नोट अपने पास रख लेता हूँ, वही है। तो ये स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, वो तो सब में ही सही है। नाउ ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी वेज थ्योरी, एक वेज लोअर अगर कॉम्पिटिटिव वेज से होगा, अगर मान लो कॉम्पिटिटिव वेज है आपके 30 और जो वेजेस मिल रहे हैं वर्कर्स को वो 20 मिल रहे हैं, तो क्या इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, बढ़ेगी कैसे, सोचने वाली बात है। एफिशिएंसी वेज थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वेज हायर हो कॉम्पिटिटिव से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर कॉम्पिटिटिव से कम हो गया, मतलब 30 रुपए अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट कह रहा है कि 30 रुपए वेज लेबर को देने चाहिए और उनको मिल रहे हैं लोअर, उससे कम वेजेस मिल रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, नहीं, ऑप्शन सी हटा दो, ऑप्शन सी हट गया, ठीक है। अब डी ऑप्शन, एडवर्स सिलेक्शन अराइज बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन इंश्योरेंस मार्केट, बिल्कुल सही बात है। एक अनहेल्दी अगर इंडिविजुअल है तो वो ज्यादा बता सकता है कि उसे ज्यादा इंश्योरेंस लेने की जरूरत है बजाय एक हेल्दी पर्सन के। एक अनहेल्दी पर्सन को ज्यादा जरूरत है इंश्योरेंस की, बिकॉज उसको पता है उसके रिस्क का लेवल क्या होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। ऑनर्स कैन अवॉइड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ऑनर्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को, जहां पे वो डिजाइन कर सकते हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन को जो है बेटर इंसेंटिव दे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ई भी सही है। तो ए बी डी ई ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट माइकल स्पेंसर ने दिया, और ये जो आपकी लेमन मार्केट है जॉर्ज एकरलॉफ है। ओके, यहाँ से ये दो चीजें आपको सीखने को मिली होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जब आपको ये करवा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट थ्योरम से हमेशा क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, तो इस पर्टिकुलर थ्योरम को आप परफेक्ट कर लेंगे अपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स, अगर प्रॉपर्टी राइट्स असाइन कर दिए तो क्या क्या आउटकम जो है वो आ सकते हैं। कॉस्ट थ्योरम को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर एक पीवाईक्यू में इस थ्योरम से क्वेश्चन आया है। सबसे पहला था पॉल्यूटर पे द विक्टिम टू कंटिन्यू पॉल्यूटिंग, जो है बिल्कुल पॉसिबल आउटकम हो सकता है। एक विक्टिम जो है उसके पास राइट होगा और पॉल्यूटर जो है वो कंपनसेट करेगा पॉल्यूट को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। द विक्टिम पे द पॉल्यूटर टू रिड्यूस पॉल्यूशन, जो पॉसिबल आउटकम हो सकता है, पॉल्यूटर जो है उसके पास राइट है कि वो विक्टिम को जो है ऑफर करेगा पेमेंट रिड्यूस पॉल्यूशन के लिए, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट मस्ट सेट पॉल्यूटिंग टैक्स टू एंश्योर एफिशिएंसी, नहीं, ये कॉस्ट थ्योरम में नहीं है, ये पिग्यूवियन अप्रोच है। ये जो अप्रोच है वो किसकी है, पिग्यूवियन अप्रोच है, उसमें ये कहा गया है। कॉस्ट थ्योरम में ये नहीं कहा गया। कॉस्ट थ्योरम ने तो एम्फसाइज किया है प्राइवेट बार्गेनिंग पे। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था एफपीजीटी में, उसमें भी यही बात बोली थी कि प्राइवेट बार्गेनिंग होगी, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इसमें, ठीक है। ये प्राइवेट बार्गेनिंग करके आपस में डिसाइड कर लेंगे, तो ऑप्शन सी गलत है, ये पिग्यूविन का केस है, ठीक है। मार्केट आउटकम कैन अचीव एफिशिएंसी इवन इफ एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट, तो यस यही तो मेन बात है कॉस्ट थ्योरम की, वो कहता यही है कि वेल डिफाइंड राइट्स होंगे और लो और नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था, लो या फिर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट के केस में, तो मार्केट आउटकम जो है वो अचीव कर सकते हैं एफिशिएंसी इवन एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट हो, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉल्यूटर एंड विक्टिम ऑलवेज हैव इक्वल बार्गेनिंग पावर, नहीं, ये कॉस्ट थ्योरम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉस्ट सिर्फ ये एज्यूम करता है कि बार्गेनिंग पॉसिबल है, कि आपस में वो बार्गेनिंग कर सकते हैं कि कितना किसको पेमेंट करने की जरूरत है। अगर ये इंडस्ट्री जो है पॉल्यूशन कर रही है तो वो लोगों को कितना पे करे, ये बार्गेनिंग हो सकती है। बट ये कोई लॉजिक नहीं है कि पॉल्यूटर और जो है आपका विक्टिम दोनों, पॉल्यूटर तो आपकी इंडस्ट्री और विक्टिम जो आसपास के रेजिडेंशियल एरिया है वो विक्टिम्स होंगे, बार्गेनिंग पॉसिबल हो सकती है और वो जरूरी नहीं है इक्वल हो, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ए बी डी ऑप्शन बी जो है वही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आसान सा क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। द नल हाइपोथेसिस दैट all slope coefficients are simultaneously equal to 0 is tested in logit model by, कैसे होगा, f टेस्ट से, t टेस्ट से, chi square से, या फिर likelihood ratio स्टेटिस्टिक्स से। तो देखो लॉजिट रिग्रेशन मॉडल में जो यूजुअली f टेस्ट होता है वो OLS रिग्रेशन में होता है,
एफ टेस्ट जो होगा वो किसके लिए होगा, ओएलएस रिग्रेशन के लिए। और ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि लॉजिक मॉडल क्या एज्यूम करता है, ये मॉडल जो है वो एस्टिमेट करता है यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशंस को, ना कि ओएलएस को, लॉजिक मॉडल जो है। तो एफ टेस्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि एफ टेस्ट होगा ओएलएस में। अगर नल हाइपोथेसिस अगर हमें टेस्ट करनी है, तो जितने भी स्लोप कोफिशिएंट हैं, B1 हो गया चाहे B2 हो गया, कहीं तक भी चले जाओ, B के तक चले जाओ, वो 0 होगा, मतलब ओनली इंटरसेप्ट इंक्लूड होगा, कोई एक्सप्लेनेटरी पावर जो है वो यहाँ पे नहीं है। इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए यूज होगा आपका लाइक्लीहुड रेशियो स्टेटिस्टिक्स टेस्ट। ये जो है यूज किया जाता है क्या कंपेयर करने के लिए, रेस्ट्रिक्टेड मॉडल और अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल के लिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड मॉडल में इंटरसेप्ट्स के साथ, अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल्स में प्रेडिकेटर्स के साथ। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लाइक्लीहुड रेशियो स्टेटिस्टिक्स, -2 इंटू log L restricted माइनस log L unrestricted। ये जो है वो याद कर लेना, ये क्वेश्चन जो है वो अगली बार आ सकता है। और ये स्टेटिस्टिक जो है वो फॉलो क्या करता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस के बराबर, कि कितनी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है उसके हिसाब से। ओके, अब बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है। सबसे पहला जो है एफ टेस्ट की अगर हम बात करें, तो ये हमने देख लिया, ये यूज होगा लीनियर रिग्रेशन ओएलएस में, ना कि आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में। और जो आपका लॉजिक मॉडल होगा वो एस्टिमेट करता है क्या यूज करके, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। टी टेस्ट की बात करें तो ये यूज किया जाता है इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स के लिए, ज्वाइंट हाइपोथेसिस में ये यूज नहीं किया जाता, ठीक है। और काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट टेक्निकली ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है एलआर स्टेटिस्टिक्स, मतलब आपका लाइक्लीहुड रेशियो में काई स्क्वायर होगा, बट टेस्ट इटसेल्फ अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है लाइक्लीहुड रेशियो स्टेटिस्टिक्स, तो ये ज्यादा बेटर आंसर है। अगर ये नहीं दिया जाता तो हम काई स्क्वायर पे टिक कर सकते थे, बट आपको डायरेक्टली जब ये दे दिया एलआर, तो आप जो है स्टैंडर्ड टेस्ट जो यूज होगा लॉजिक प्रॉबिट मॉडल में, वो ज्वाइंटली टेस्ट होता है अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सारे इनसिग्निफिकेंट है, 0 है। तो मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है, वो बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना, अगली बार आ सकता है, ठीक है। किसका, एलआर स्टेटिस्टिक्स का, -2 इंटू ब्रैकेट log L restricted माइनस log L unrestricted। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, चलिए, हाँ, इसी क्वेश्चन को मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब मैराथन करवाई थी तो आपको बताया था, अच्छे से सॉल्व भी करवाया था, कि यूटिलिटी फंक्शन आपको दे रखा होगा, आपको लैग्रेंजियन मेथड यूज करना है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करने हैं, और फिर उस वैल्यू को निकाल के इक्वेशन में पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। पता नहीं फिर भी आप लोगों ने किया है कि नहीं किया, ये आप ही जानो। तो हमें यूटिलिटी फंक्शन क्या दे रखा है, एक सेकेंड दोबारा समझा देती हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी फंक्शन आपको क्या दे रखा है, x+2 और y+1। 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लो, जा क्या रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। 2-3 क्वेश्चन लो बुक में से और ट्राई कर लो, बुक तो होगी आप लोगों के पास। प्राइसेस क्या दे रखे हैं, प्राइस x = 4, और वो भी नहीं है ना, तो पुराने PYQ 2-3 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो सॉल्व कर लो, बात तो एक ही है। px = 4, py = 6। बजट हमारा क्या होगा, बजट हमें कितना दे रखा है, 130। तो प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई इज इक्वल टू आपका बजट m के बराबर वो दे रखा होता है ना, तो हम वही करेंगे। प्राइस ऑफ x हमें कितने दे रखे हैं, 4, तो 4x कर लो, प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y 6 इंटू वाई, कितना बजट है हमारा, 130 का बजट है। अब हमें मैक्सिमाइज करनी है यूटिलिटी विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, लैग्रेंजियन मेथड हम लगा देंगे, तो लैम्डा लेके लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें यूटिलिटी, सब्जेक्ट टू x+2 और y+1 प्लस लैम्डा 130 माइनस, मतलब ये पूरा मेथड इसको 0 के इक्वल रख के 130 माइनस 4x माइनस 6y जो है वो लिख लेंगे, 130 माइनस 4x माइनस 6y, ठीक है। अब जो है टेक पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और इनको 0 के इक्वल रखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेके। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लो इस पूरी इक्वेशन का और इसको 0 के बराबर रखो। सबसे पहले हम करेंगे dl लैम्डा बाय x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो x वाली इक्वेशन छोड़ो, सिर्फ कौन सी लेनी है, y+1 वाली इक्वेशन लेनी है, माइनस सिर्फ हमारे सामने क्या होगा 4 लैम्डा, ठीक है। किसके बराबर रखा, 0 के बराबर। फिर dl बाय dy लो
और dy ले रहे हैं तो हम x वाली स्टेटमेंट लेंगे x प्लस 2 माइनस क्या लेंगे 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा मल्टीप्लाई होगा ना अंदर और y के रिस्पेक्ट में है तो y वाली टर्म ले ली। और फिर अगली टर्म लेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में dl बाय d लैम्डा किसके बराबर होगा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो बची हुई स्टेटमेंट क्या है हमारे पास 130 माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमने बना ली 1, 2 और 3। ये तीन इक्वेशन बनाने के बाद देखो, तीन इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे 1 से। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे हमें क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू क्या चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से हम लैम्डा की क्या वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे और क्या करेंगे y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करो 6 y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 2, ठीक है। आगे सॉल्व करो, ये हो गया 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 2 8। नाउ 6y इज इक्वल टू 8 में 6 के 2, 6y इज इक्वल टू 4x प्लस क्या बचा 8 में 6 के 2। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई फोर्थ इक्वेशन 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। अब बजट कंस्ट्रेंट हमारा इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, हमारा बजट कंस्ट्रेंट था, वैल्यू को पुट कर दो। हाँ 4x क्या है हमारी बजट कंस्ट्रेंट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130। नाउ बजट कंस्ट्रेंट हमारा क्या है 4x प्लस 6y किसके बराबर है 130 के बराबर है। ये हमारी मान लो फिफ्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन जो हमारी फोर्थ थी, इस फोर्थ इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, फिफ्थ इक्वेशन में। तो 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें इक्वेशन 5 और इक्वेशन 5 सब्स्टिट्यूट करके क्या कर देंगे हम 4x प्लस 6, y की वैल्यू क्या है 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गई। तो 130 इज इक्वल टू 130 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस y वाली जो वैल्यू है वो हमने y वाली वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे इस y वाली वैल्यू को आपने बजट कंस्ट्रेंट में पुट कर दिया और आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे और x की वैल्यू निकालनी तो फिर y की भी आ जाएगी। अब हमारे सामने क्या आ गया 4x प्लस 6, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। देखो क्या आ गई हमारे सामने इक्वेशन, हमने क्या किया 4x प्लस 6 और y वाली इक्वेशन को पुट कर दिया 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 130। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके क्या होगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 130, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बना 4x प्लस 4x 8x इज इक्वल टू 130 में से 2 गए कितना बच गया 128। x की वैल्यू कितनी आ गई 128 डिवाइडेड बाय 8 और 128 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या था हमारी 6y, देख सकते हैं इक्वेशन हमारी फोर्थ क्या थी 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, इसमें पुट कर दो 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू 16 4 जा 64 प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 64 प्लस 2 66, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 6 1 जा 6 11, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11 और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16, y की वैल्यू क्या आ गई 11 और x की वैल्यू क्या आ गई 16। आई नो कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बाकी क्वेश्चंस आपके वन लाइनर हैं,
ये भी मैंने आपसे बोला है कि मैचअप में अगर आपको पहला एक दो ऑप्शन बताया तो आप बाकी ऑप्शंस जो है वो कर पाओगे, ठीक। तो यही दिक्कत है कि आपको जो है वो मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करना है, वो भी टाइमली सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मान लो कि आपने स्टार्टिंग में आपको मान लो कि शिफ्ट आपके पास जो सेट था उसमें पहले ही क्वेश्चन ये था, तो देखिए घबराना नहीं है, छोड़ो, आगे चलो आगे चलो, बाद में आ जाना इस पे, और जो जल्दी हो सकते हैं वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यस ये क्वेश्चन मैंने सुना था, कोई कह रहा था कि मैम इस क्वेश्चन पे वो होगा, चैलेंज होगा, तो ये क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं होगा, मैंने बता भी दिया था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल है इंटरनेशनल ट्रेड, जो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और कैसे ट्रेड पैटर्न शिफ्ट होती है। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल से। इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ इंटरनेशनल स्टेज, इन विच स्टेज डज द, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट है, ऑलरेडी आ चुका है, डज द imitating country begin to sell, और ये मैं आपको करवा भी चुकी हूं, begin to sell less than innovating country in tertiary market, ठीक है। टर्शरी मार्केट में सेल करने की बात कर रहे हैं, खुद जिस कंट्री ने बनाया वहां पे नहीं, सेल लेस देन इनोवेटिंग कंट्री इन टर्शरी मार्केट, ये बात हो रही है, इसलिए आपका स्टेज 4 जो है वो आंसर होगा। स्टेज 1 में देखो, स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में होता है इनोवेशन, करवा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी है वैसे भी। स्टेज 1 में इनोवेशन का प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट है जो इन्वेंट हुआ किसमें, डेवलप्ड कंट्री में, और ये डोमेस्टिकली अब यहाँ पे सोल्ड हो रहा है। दूसरी स्टेज में क्या होगी, दूसरी स्टेज में होगी आपकी ग्रोथ, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इनोवेटिंग कंट्री से, बाकी सारी कंट्रीज में भी अब प्रोडक्ट जाएगा। स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में आएगी आपकी मैच्योरिटी। अब दूसरी कंट्रीज जो है वो प्रोडक्ट को इमिटेट करना स्टार्ट कर देंगी, कॉपी करना जो है वो स्टार्ट कर देगी, और प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी शिफ्टिंग टू लो कॉस्ट कंट्रीज, जिन कंट्रीज में कॉस्ट कम आ रही है वहां पे जो है प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाएगी। फिर स्टेज 4 में जाके क्या होगा, स्टेज 4 में जाके होगा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो इनोवेटिंग कॉपी करने वाली कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अब प्रोड्यूस करने लगे लोअर कॉस्ट पे, और ये जो है एक्सपोर्ट करने लग गई थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, टर्शरी कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज समटाइम्स, और सेल करेंगी फ्रॉम द इनोवेटर। अब जो इनोवेटर से जो ले रहा था सामान वहां से कम हो जाएगा, ये लोग कहाँ से करेंगे, जो कम कॉस्ट पे बना रहा है, जो कम कॉस्ट पे बना रहा है उससे ये लेना स्टार्ट करेंगे। और स्टेज 5 जो है वो आपकी डिक्लाइन की स्टेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाएगा, इनोवेटिंग कंट्री जो है वो एग्जिट कर देगी कंप्लीटली प्रोडक्शन को, ये जिसने डेवलप किया था वो तो छोड़ देगी, और जो दूसरी कंट्रीज जिन्होंने कॉपी किया था वो जो है सेल करना स्टार्ट कर देंगी, वो है स्टेज 5 आपका। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, गलत कैसे किया होगा, अगर किया होगा तो आपने। नाउ आपने PYQs अगर ध्यान से देखे होंगे तो मैंने इतना डिटेल में बताया है कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर इज अप्लाइड टू एस्टिमेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर क्वेश्चन रिपीटेड है ये भी। जो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें, ये जो एस्टिमेशन मेथड है यूज किया जाता है किसके अंदर, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के अंदर, जब हम अप्लाई नहीं कर सकते OLS, जब हम OLS अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली किसी भी स्ट्रक्चरल इक्वेशन पे, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स एंडोजेनिटी, एंडोजीनियस है, तो ILS यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर जो है वो यूज किया जाता है अगर इक्वेशन आपकी क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो यूज करते हैं। अब क्या स्टेप है इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड के, तो सबसे पहले हमें एस्टिमेट करनी पड़ेगी रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, OLS लगा के हम रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे एस्टिमेट कोएफिशिएंट को किसमें, स्ट्रक्चरल इक्वेशन में, ताकि हमें एक स्ट्रक्चरल पैरामीटर जो है वो मिल जाए। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन में हम उसे करेंगे रिड्यूस, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन ये 2 स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर में होगा, ILS में नहीं होता है, ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये एस्टिमेट की जा सकती है ड्यूरिंग OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में। अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन ये तो एस्टिमेट ही नहीं की जा सकती, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 9900। यस ये क्वेश्चन मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब PYQ क्या मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूले करवाए थे ना,
तब भी बताया था, PYQ करवाए थे तब भी बताया था, मैराथन कराई थी तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन अगर आ भी गया ना और तुम लोगों ने गलत कर दिया तो सोच लेना, ये क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट हुई थी और इसी से ही मैंने स्टार्ट करवाया था कि ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि जो है हमें आता है, बट ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है किसी भी हालत में। If the income effect is in opposite direction as substitution effect, but the substitution effect dominate, जहां substitution effect dominate करेगा आपके income effect को, वो क्या होगा? substitution effect का मतलब क्या है? जब price of goods fall करेंगे, goods cheaper होगा तो consumer substitute करेगा उसके तरफ। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इनकम इफेक्ट इज अपोजिट, इनकम इफेक्ट इज अपोजिट टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दिस मीन्स गुड्स क्या है? इंफीरियर, सब्सटीट्यूट इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो ये किस तरीके का गुड है? ये इंफीरियर गुड होगा बट नॉट गिफिन गुड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट इसका है इंटीग्रल का। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो क्या दे रखा है, अगर हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन रूल निकालें तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन रूल हमारा क्या है? ई ए एक्स, ये आपकी पावर है dx। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम जो इंटीग्रेशन लगाते हैं उसमें क्या करते हैं? 1/a कर देते हैं, इसको आगे ले आते हैं a को, और e की पावर ax रहती है। अब यही चीज यहाँ पे है, इस a को हम आगे ले आएंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है e की पावर जैसे हमें दे रखी है -2x dx, पहले से बता देती हूँ मैं। तो क्या करेंगे? ये -2 है ना, इस -2 को आगे लेंगे, इसी तरह 1/a कर देंगे, तो 1/-2 e की पावर -2x। ठीक है, इस तरीके से अब ये इक्वेशन बन जाएगी। और अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 to 2। ये समझ में आ गया कि ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, सो लिमिट्स अप्लाई कर दो 1 2, ये हमारी लिमिट्स है, e की पावर -2x dx। इस पे लिमिट अप्लाई करने के बाद ये क्या चलेगा? 1/-2 हो जाएगा। ये माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं, e की पावर -2x 1 to 2 लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करने के बाद बस क्या है? लिमिट लगानी है, बस x की जगह हम वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह सब्सटीट्यूट अगर हम लिमिट करेंगे तो क्या होगी? -1/2 e की पावर 2 2 जा 4, तो ये कितना बन जाएगा? -4 प्लस 1/2 e की पावर 1 लगाएंगे तो ये रहेगा सिर्फ -2। तो अब इस वैल्यू को लिख दो बस, 1/2 -4 और -2 तो कहीं नहीं है, -2 पहले है तो सीधा -2 लगा दो, पहले सब्सटीट्यूट कर दो, e की पावर -2 माइनस e की पावर -4। बस इस इक्वेशन को चेंज कर दिया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 e की पावर -2 और e की पावर -4। ऑप्शन 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस पावर आगे लाके वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है जो लिमिट्स दे रखी है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following statements correctly describe the concept of efficiency in environmental economics? Environmental economics के concept में कौन सा concept है जो efficiency को जो है वो define कर रहा है? क्या हो गया? इसे चल के मेरा एक सेकेंड रुकना। यस, ऑप्शन पढ़ो जब तक। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है हमारा yes, an allocation is Pareto efficient if no one can be made better off without making someone else worse off। बिल्कुल, allocation Pareto efficient कब होता है? जब no one can be made better off without making someone else worse off। ये तो definition ही है Pareto efficiency की जो हम environmental economics में यूज करते हैं allocation करने के लिए। तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? एफिशिएंसी इंश्योर करता है एक फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल इंडिविजुअल। नहीं, एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ किससे कंसर्न्ड है? एफिशिएंसी कंसर्न्ड है मैक्सिमाइज करना टोटल वेलफेयर या फिर आउटपुट। इस चीज को मैक्सिमाइज करने का काम है। फेयरनेस कि कितनी फेयर है ये चीज नहीं करेगा। नॉट फेयरनेस और इक्विटी, ना ही फेयरनेस की बात करता है ना ही इक्विटी की बात करता है। इक्विटी एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये टोटल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की बात करता है, ना कि फेयरनेस की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी हटा दो, बी हट गया, बी हट गया, बी हट गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। Market allocations are efficient only in absence of market failures such as externalities। तो market allocation बिल्कुल market failures अगर होते हैं, मतलब जैसे externalities होती है, मतलब pollution है, तो इससे हमारे क्या होते हैं? इससे हमारे inefficient outcomes आते हैं।
इन्हीं की वजह से तो हमारे जो आउटकम आते हैं वो क्या आते हैं, इनएफिशिएंट आते हैं आउटकम। तो ये वैलिड पॉइंट है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से, तो ऑप्शन सही है, तभी हम मार्केट एलोकेशन एफिशिएंट बनाते हैं। एफिशिएंट तभी होगा जब एब्सेंस होगा मार्केट फेलियर्स का। अगर मार्केट फेलियर्स होंगे, एक्सटर्नलिटीज होगी, तो इनएफिशिएंट आउटकम मिलेंगे। एफिशिएंसी एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है जो कंसर्न है विद व्हाट शुड बी डन बेस्ड ऑन सोसाइटल वैल्यू। तो एफिशिएंसी जनरली एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज, ना कि व्हाट शुड बी। नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ पॉजिटिव। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना, तो ये पॉजिटिव की बात है कि क्या है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है वैल्यू जजमेंट के साथ, और एफिशिएंसी हमारी जनरली क्या होती है, पॉजिटिव। डी भी सही है आपका। एनवायरमेंटल पॉलिसीज दैट इंटरनलाइज एक्सटर्नलिटीज कैन इंप्रूव एफिशिएंसी, बिल्कुल ये तो कॉर प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का, इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नलिटीज। इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, चाहे टैक्स लगाओ, रेगुलेशंस लगाओ, एक्सटर्नलिटीज को क्या करो, कंट्रोल करो और अलाइन करो प्राइवेट कॉस्ट विद सोशल कॉस्ट, ताकि एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो सके। तो ऑप्शन ए, सी, ई हमारे बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचअप का है, क्वेश्चन नंबर 103। द मीन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूटोसिस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें ये बताया था कोएफिशिएंट ऑफ कुटोसिस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, 1 - 6pq अपन 6npq, ये करवाया भी था मैंने। सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, तो सी का फोर्थ 2 में है। ठीक है, अब हमें और क्या पता होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए, q/p², तो डी का हो गया फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट इसी में है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। द मीन ऑफ हाइपरजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, nm/n, तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव है ना, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये ऑप्शन है बी का सेकंड। बी का सेकंड सिर्फ इसी में ही है, तो वैसे ही पता चल जाता है ऑप्शन नंबर सी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था ना, सक्सेस या फिर फेलियर, और इसने नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव का साइन लगा के दे ही रखा है, सही है। बी का ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकंड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 104 मैचअप का है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स करवाया था आपको जब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की क्लास करवाई थी गैरेट हार्डन, और इसको मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया था, तो डी का सेकंड होगा। डी का सेकंड आपके 2 में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होगा, अच्छा ये नहीं तो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस तो सबको पता होगा, साइमन कुर्सनेट से भी करवाया था, तो ए का क्या हो गया, थर्ड, तो दोनों में ही है। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें पता होगा, ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी आपकी, बी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स हरमन डाले, ये डाले कैले ये सारी चीजें मैंने करवाई थी ना, क्वेले डाले जब क्लास थी उसमें। सो ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 105। यस, ये भी आपका किसका है, मैचअप का। β2 फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर U3 फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें β2 फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, कुर्टोसिस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, 12/n+3, इससे रिलेटेड है। स्क्यूनेस फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन होगा √8/n, और ये √a/10 किससे होगा, √2/n से, ये लिंक कर रहा है, √2/√n। तो स्क्यूनेस ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यस। मोड फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, n greater than 2, greater than equal to 2, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 0 के बराबर रख दो, तो ऑप्शन 1। μ3 फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा, 8n+2, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8n+2 की फॉर्म में लिखेंगे, तो यही बचता है फिर 48n, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी ना इसकी, ये 48n+12n², तो ये आपका ए का क्या होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच के बारे में बताना है। द मेन प्रोटेक्टर लुकस है, इसके जो मेन फाउंडर है, मेन कंसीडर किया जाता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को, बिल्कुल सही बात है। रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी दी थी, करा भी था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज बेस्ड ऑन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, नहीं, इट इज बेस्ड ऑन रेशनल एक्सपेक्टेशन।
इन्होंने तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन गेन्स की थ्योरी को जो है चैलेंज किया था। ऑप्शन बी हटा दो, ऑप्शन बी हटाओ, बी हटाओ, बी हटाओ, ऑप्शन बी आंसर है। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन करने की जरूरत है, सारे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो गलत है उसे हटाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो। अब ये याद नहीं इट इज डेवलप ड्यूरिंग 1950s तो नहीं, वैसे तो ये 1970s में आया था, ऑप्शन सी हट ही जाएगा, ऑप्शन सी हटाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल न्यू क्लासिकल मॉडल जो है वो एज्यूम करते हैं परफेक्ट फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस, जिससे मार्केट क्लियर होगी, तो ऑप्शन डी सही है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्राइस, बिल्कुल एक रैंडम एरर होगी, एक सिस्टमैटिक एरर नहीं है, कभी कभार बाई चांस हो सकती है, तो ई भी आपका ऑप्शन सही है। रेशनल एक्सपेक्टेशंस में एरर्स आपकी क्या है, एरर्स आर रैंडम नॉट सिस्टमैटिक, हो सकती है बाई चांस, ऑन एन एवरेज क्या होंगे, सही होंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th फाइनेंस कमीशन से था, बहुत बार कहा था कि अच्छे से याद कर लेना, 14th और 15th दोनों, ठीक है। सबसे ज्यादा इनकम डिस्टेंस को दिया है 45, सॉरी हाँ सबसे ज्यादा इनकम डिस्टेंस है 45, और उसके बाद है आपकी पॉपुलेशन 15, उसके बाद है आपकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 और फॉरेस्ट इकोलॉजी को सबसे कम है 10, ठीक है, ये तो पता ही होगा, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। Now moving toward next question number 108. Which of the following are the effects of increase in government spending in ISLM framework in closed economy? अगर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी तो क्या इफेक्ट आएगा? सबसे पहले क्या बोला है, इंक्रीज इन इनकम मल्टीप्लायर टाइम्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ISLM मॉडल में अगर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी तो आपका जो IS है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होने से आपका आउटपुट जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। शिफ्ट इन आईएस कर्व राइट लीड टू द डिसइक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एट गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल इनिशियली आईएस जो है वो शिफ्ट करेगा, और वो क्या करेगा, आईएस शिफ्ट होने से इनकम बढ़ेगी और हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या है वो इंक्रीज होगी एट करंट इंटरेस्ट रेट, जो डिसइक्विलिब्रियम ले आएगा किसमें, मनी मार्केट में ऑफ कोर्स। तो हमें इंटरेस्ट रेट को भी जो है एडजस्ट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए। आईएसएलएम अच्छे से मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैराथन में जो है वो करवा रखा है, देख लेना, ठीक है। ऑप्शन बी भी सही है। क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड विल बी हायर, यस, जैसे इनकम बढ़ेगी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी आपकी इंक्रीज होगी, तो मनी डिमांडेड भी राइज होगी, ऑप्शन सी भी आपका बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट विल डिक्रीज, नहीं, इंटरेस्ट रेट हमने देखा ना, इंटरेस्ट रेट आपके राइट में शिफ्ट होने से इंटरेस्ट रेट आपके इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी गलत है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, नहीं, हायर इंटरेस्ट रेट के कारण प्रॉब्लम क्या आएगी, क्राउडिंग आउट होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन जो है लोन लेगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्राउड आउट हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल होगी, राइज नहीं होगी, ई भी हटा दो, तो ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। Which of the following indicate the country B is capital abundant? रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हमारा पेपर शायद कैंसिल हुआ था ना, उसमें आया था क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सा कैपिटल अबंडेंट है। तो कैपिटल अबंडेंट के लिए टोटल कैपिटल लेबर बी ग्रेटर है, इसे तो ये कैपिटल बी में ज्यादा है, कैपिटल अबंडेंट है। बी के लिए बताना है ना, यहाँ पे ए में कैपिटल अबंडेंट है तो ये हटा दो, यहाँ पे किस में है, सी में, इसमें क्या है, यस, प्राइस क्राइटेरिया कैपिटल अबंडेंसी, कैपिटल रिलेटिवली चीपर है किसके, देन द कंट्री ए, तो ये भी आपका सही है। और इस केस में आपका प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस से रिलेटेड है ना, प्राइस जो है किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, तो अगर बी का ज्यादा है तो बी में कैपिटल अबंडेंट कहाँ हुई, यहाँ तो लेबर अबंडेंट है, तभी तो बी में प्राइस ज्यादा है। अगर कैपिटल अबंडेंट है तो सस्ता होना चाहिए ना, महंगा कैसे हो सकता है, ऑप्शन ये हटा दो। और यहाँ पे टोटल लेबर ज्यादा है, ये लेबर अबंडेंट है, ये ऑप्शन भी गलत है आपके, तो ऑप्शन ए और सी यही सही है, ठीक है। टोटल कैपिटल बी में ज्यादा है, कैपिटल अबंडेंट है, प्राइस ए में ज्यादा है, बी में सस्ता है, बी में सस्ता क्यों है कैपिटल का प्राइस, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बहुत ज्यादा है इसलिए सस्ता है, तो सी भी ऑप्शन सही है, तो ए और सी बिल्कुल क्या है, ऑप्शन सही है आपके। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मैचअप से रिलेटेड है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी हमने किया था, किसकी थ्योरी है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ट्रायलेमा, मुंडल फ्लेमिंग, ऑप्शन सी का फोर्थ, सी का फोर्थ सिर्फ एक में ही है, हो गया आपका। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन कितनी बार बताया था मैंने, इसकी थ्योरी भी शेयर की थी, पॉल सैमुअल्सन, कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था ये क्वेश्चन, तो डी का फर्स्ट हो गया, ठीक है। इनकम इंड्यूसमेंट एडजस्टमेंट प्रोसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जेएम केन्स है ये, और आपका एब्जॉर्प्शन अप्रोच, सिडनी अलेक्जेंडर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बी का थर्ड।
तो ऑप्शन बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो टुडे यही क्वेश्चन है आपके, बाकी कल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।